बड़ी ही क्रूरता से घायल किया था उसने। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसके सपनों को संभालना चाहा था। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर श्रद्धा मर्डर जैसा केस सामने आया है। गर्लफ्रेंड की हत्या के इस मामले में भी आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता था, लेकिन उस पर सनक सवार हुई और गर्लफ्रेंड निक्की यादव, जिसे कहा जाता है कि वो बेहद प्यार करता था, उसकी हत्या कर दी। आरोपी साहिल की क्रूर सोच का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने हत्या के दिन निक्की के शव को ढाबे के फ्रिज में रखने के बाद दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। हालांकि अब साहिल जेल की सलाखों के पीछे है, पुलिस ने उसका रिमांड लिया है, लेकिन सवाल है कि क्यों और कैसे बनते हैं आफताब और साहिल जैसे कातिल। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले निक्की हत्याकांड पर आज के अपडेट को बता देते हैं। निक्की हत्याकांड का अपडेट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या गला दबाने से हुई। उसकी मौत जो है गला दबाने से हुई थी। निक्की की मौत, निक्की के शरीर पर चोट के कोई दूसरे निशान नहीं है। जो कहा जा रहा है कि उसको जिस तरह से गला दबाया गया उसी से उसकी मौत हुई है। श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर इस केस की भी जांच होगी। अब उसी तरह से देखा जा रहा है कि किस तरह से ये सारा मामला हुआ, कैसे उसकी हत्या की गई, कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बात हुई। आरोपी साहिल को द्वारका कोर्ट में आज पेश किया गया था, दिल्ली के द्वारका कोर्ट में, और उसके बाद उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा है ताकि उसकी पूछताछ की जा सके और जो तथ्य हैं उस पर ज़्यादा काम किया जा सके। साहिल भी निक्की की लाश के टुकड़े करना चाहता था। उस दिन तो उसने उसको फ्रिज में रख दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी उसकी लाश के टुकड़े करना चाहता था। निक्की के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। राजधानी में श्रद्धा वाली स्क्रिप्ट दोहराई गई तो इंसानियत से भरोसा डिगने लगा। निक्की यादव के साथ लगभग वही सब कुछ हुआ जो श्रद्धा मर्डर केस में हुआ था। यही नहीं, महाराष्ट्र के पालघर में भी एक ऐसी घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। किरदार जरूर बदले हैं। श्रद्धा की जगह निक्की और मेघा है, और अब आफताब की जगह साहिल और हार्दिक जैसे वहशी है। मर्डर 3 है पर कहानी एक ही, प्यार, लिव इन, धोखा और मर्डर का कॉकटेल। तो चलिए आपको इन तीनों मर्डर की कहानी बताते हैं कि क्या हुआ था इन तीनों केस में और क्या सिमिलरिटी है। निक्की का केस जो आज हुआ, एक मेघा और पहला जो आपने जानती हैं श्रद्धा के बारे में। निक्की को कार में USB केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। मेघा की भी गला घोंटकर हत्या की गई थी। निक्की की हत्या के बाद शव को फ्रिज में छिपाया, मेघा के शव को बेड के अंदर रख दिया गया, और हत्या के बाद श्रद्धा का शव भी, बॉडी जो है, फ्रिज में रखी गई थी, छुपाई गई थी। तीनों मर्डर्स में एक ही बात है, निक्की भी साहिल के साथ लिव इन में थी, मेघा भी हार्दिक के साथ लिव इन में थी, श्रद्धा भी आफताब के साथ लिव इन में थी। निक्की को हत्या वाली रात दूसरी लड़की से शादी की उसने, साहिल ने हत्या कर दी और उसके बाद दूसरी लड़की से उसी शाम को उसने शादी कर ली। मेघा से मामूली झगड़े के दौरान उसकी हत्या कर दी गई, जरा सी बात पे नाराजगी हो गई, और श्रद्धा की हत्या के बाद उसने दूसरी लड़कियों को बुलाया आफताब ने। निक्की के मामले में निक्की ने शादी का विरोध किया था कि साहिल जो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। मेघा भागने से पहले उसने, जो उसका मर्डरर है, उसने अपनी बहन को मैसेज किया था, और श्रद्धा मामले में श्रद्धा ने उसके अफेयर्स का विरोध किया था, नाराजगी जाहिर की थी। इन तीनों मर्डर की कहानी लगभग एक है। तीनों ही लिव इन पार्टनर थे, यानी एक बेहद करीबी रिश्ता था उनके बीच। फिर भी तीनों, यानी आफताब, साहिल और हार्दिक ने बेरहमी से अपनी प्रेमिकाओं का कत्ल किया, उसकी लाश को छिपाया। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में सवाल लोगों के मन में उठते हैं। किस तरह के सवाल उठते हैं वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे।
जो महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं इस घटनाओं में। पहला सवाल है कि इस तरह की हैवानियत क्यों होती है कि एक हत्या की जाए और उसके बाद उसे टुकड़े करने की साजिश रची जाए या दिमाग चलाया जाए कि कैसे उस लाश को ठिकाने लगाया जाना है। क्यों और कैसे बनते हैं आफताब और साहिल जैसे कातिल, चाहे वो आफताब हो, साहिल हो या हार्दिक हो। क्यों कोई रिश्ते नाते भूलकर इतना बेरहम कातिल बन जाता है। इसमें तीनों के तीनों लोग लिव इन में थे, मोहब्बत में थे, रिश्ते में थे, उसके बाद भी वो कातिल बन गए। ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है कि क्या कुंठा और असुरक्षा बड़ी वजह होती है। क्या इस तरह का होता है जो लोग हत्या कर रहे हैं कि उनको कोई असुरक्षा है या कोई और मसला है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह से कर रहे हैं। और पांचवा सवाल कि क्या ये किसी तरह का मनोरोग है, साइको केसेस हैं ये सब लोग, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा। सुनील यादव निक्की के पिता हैं रविंद्र यादव, स्पेशल सीपी क्राइम दिल्ली के शैलेंद्र नगरकर, सीनियर पीआई तुलिंस थाना। इन लोगों की बात सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर, फिर आगे हम डिबेट शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। पिछली बार घर कब आई थी? अभी एक महीना पहले घर पे आई थी। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे, वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सज़ा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियां होती हैं उस पे हमारी टीम काम कर रही है, जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फ़ोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे। हार्दिक कुछ काम धंधा नहीं कर सकता था, मेगा प्रोफेशन से नर्स थी, वो पैसा कमा के उसको खिलाती पिलाती थी। इसके कारण उनमें हमेशा झगड़े होते थे, उसके बारे में पड़ोसियों ने भी शिकायत की थी। हार्दिक ने मेगा का गुस्से में आकर उसका मर्डर किया और घर का सामान, उसकी लाश उसने घर के बेड में छुपाई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, फॉर्मर आईपीएस निर्मल कौर साहब हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस ज्ञानेंद्र सिंह अवाना साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस वेदभूषण साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में। मन थोड़ा ख़राब है, थोड़ा मत कहिए, ज़्यादा ख़राब है, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। निर्मल कौर साहब, मैडम आपसे समझना चाहता हूँ, आपको बहुत बार मैं तकलीफ़ देता हूँ, इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपसे बार बार चर्चा होती है लेकिन रुक नहीं रही कोई बात, थम नहीं रही बात। डर खत्म हो गया आपकी वर्दी का? नहीं, इसमें वर्दी का डर खत्म होने की बात नहीं। समाज बहुत जल्दी से बदल रहा है, बहुत ट्रांजिशन की स्टेज में है, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे लिव इन एक नया फीचर है हमारे समाज का। लिव इन के बारे में पहले नहीं था, उसके कोई कानून नहीं है समाज में, कोई ऐसे कोई बने बनाए कोई कानून या परंपराएं या समाज का वैसा नहीं है। तो ये है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहे, मतलब इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं बच्चों के मन में, पर समाज उनके लिए तैयार नहीं है। समाज लड़के टू टाइमिंग कर रहे हैं, उसको भी रोमांस कर रहे हैं और उधर शादी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसको गला घोट के फ्रिज में रख के जाके तुरंत शादी कर रहे हैं, मतलब डबल क्रॉस कर रहे हैं। इस लड़की से भी धोखा किया, उस लड़की से भी धोखा किया। तो समाज हमारा इन परिवर्तनों के लिए शायद तैयार नहीं है। समाज को अगर ये परिवर्तन हो रहे, देखिए पिछली पीढ़ी को अगली पीढ़ी के लिए बदलना पड़ता है। अगर ये परिवर्तन अवश्यभावी है तो उनके लिए भी हमें कोई मोर्स, कोई परंपरा, कोई कानून, जैसे कि विवाह के केस में हमने प्रॉपर्टी राइट्स बना रखे हैं, इनहेरिटेंस, लेजिटिमेसी, डिवोर्स राइट्स बना सकते हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। अभी देखिए इस केस में आप देखिए, लड़की के पिता कह रहे हैं कि मेरी बेटी तो लिव इन में थे ही नहीं, सारे पड़ोसी कह रहे हैं कि वो लोग लिव इन में रहते थे, पड़ोसी की शिकायत पे पता लगा कि लड़की मिसिंग है जी। तो आप देखिए कि इस तरह इसका कोई सामाजिक रिकॉग्निशन नहीं है, कोई सामाजिक रिकॉर्ड नहीं है। पुराने जमाने में इतनी बड़ी बारात लेके क्यों जाते थे? ताकि एक सामाजिक रिकॉर्ड हो, कल को कोई प्रॉब्लम हो तो लोग गवाही दे सके कि हाँ हम फलाने की लड़की को फलाने दिन गए थे, ब्याह के लाए थे जी। क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वगैरह तो होता नहीं था। अब इन केसेस में क्या है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है फ्रॉम ईदर साइड, कोई पेरेंटल या सोसाइटल कंपल्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सामाजिक मतलब किसी भी तरह का कोई सामाजिक
बंधन उन पे नहीं है। जी तो इस तरह फ्री फॉर ऑल में अगर वो लड़का खराब निकल आया, जैसे कि इस केस में ये लड़का निकल आया जो गहलोत है, और या पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम उनको सुरक्षा देने की बात करते जी। हैं, पर हम उन घर पे उनकी मानसिकता को स्ट्रांग नहीं करते कि बेटा आपको इस तरह के अगर कोई गलत आदमी मिलता है उसके प्रति सिंसियरिटी नहीं रखनी है, उसके साथ नहीं जाके रहना जी। है, और अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है या गलत हो रहा है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। जी। जैसे कि इस लड़की को वो कार में डिस्कशन कर रहे हैं कि तुम शादी नहीं करो, वो प्रोटेस्ट कर रही है और वो डाटा केबल उठा के उसका गर्दन ही जी। मतलब दबा दिया और उसको फ्रिज में रख दिया। तो इस जी। तरह की चीजें मुझे ठीक लगता है। है कि सामाजिक परिवर्तन और दृढ़ता से होनी चाहिए। जी वेदभूषण साहब, जैसे मैडम कह रही हैं सामाजिक बदलाव भी हो रहे हैं, सामाजिक ताकत को भी हमें साथ में लेना है, लेकिन ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है? क्या, मैं फिर से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारी वर्दी का डर खत्म हो रहा है कि लोगों को डर ही नहीं लगता? दिल्ली में वो लाश को 35 किलोमीटर तक घुमा रहा है गाड़ी में बैठा कर, और यहाँ से वहाँ तक ले जाता है, अपने ढाबे तक फ्रिज में ले जाकर। 22 जो है पुलिस चेक पोस्ट वहाँ पर आई है उस दौरान। विजय त्रिवेदी जी, इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने लिव इन रिलेशन को मान्यता दी है। जी जहां मान्यता दी है, समाज तेजी से बढ़ा है, उसके साथ कुछ विसंगतियां भी आई हैं। जी। मैडम निर्मल कौर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बताया कि किस तरह से जो रिलेशनशिप है उसका जो बिगड़ा हुआ रूप है वो आपके सामने है, और इस तरह की घटनाएं अभी और आएंगी। अभी उनके पिता को ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी पिछले 5 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। वो यादव हैं, वो जाट हैं, दूसरी कम्युनिटी से हिंदू मुस्लिम है, वो एक अलग इशू है। परंतु आप देखिए दिल्ली जिस तरह से बता रहे हैं कि आप 40 किलोमीटर, मैं कहता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर जितनी गाड़ियां हैं, जितनी कारें हैं, यदि आप उनको चेक करेंगे तो मैं समझता हूं डेली 20-25 लाख पुलिस वाले आपको चाहिए। जी दिल्ली में जितनी गाड़ियां हैं, बॉम्बे, मद्रास, तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ दीजिए, उससे 20 लाख गाड़ियां दिल्ली में ज्यादा चलती है। संभव नहीं है कि हर एक गाड़ी को पुलिस वाले चेक कर सके। तो सर इसके फिर लिए तमाम फ्री फॉर ऑल कर दीजिए ना, है। फिर सर फ्री फॉर ऑल कर दीजिए, क्यों बैरिकेड लगा के ट्रैफिक जाम करवाते हैं आप? विजय त्रिवेदी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, एक दिन इस दिल्ली को दिल्ली पुलिस से फ्री कर दीजिए, फिर आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या होता है। मैं आपकी बात से मान लेता हूं, एक दिन बोले दिल्ली पुलिस आज काम नहीं करेगी, आप कह रहे हैं जब चेक नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं जब चेक नहीं कर सकते। हाँ, आप यही थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यदि आप ये सोचे पुलिस काम ही नहीं कर रही है तो ये कैसे अरेस्ट हो गया। उसके फादर ने दिल्ली पुलिस पे क्राइम ब्रांच पे ट्रस्ट किया, उसने क्राइम ब्रांच में अपने जानकार को भी कॉन्फिडेंस में बताया कि मेरी बेटी मिसिंग है, नहीं मिल पा रही है, तब पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया है, उसका तमाम रिमांड भी लिए जा रहे हैं, तमाम तरह के एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो पकड़ में आना ये सब तो अलग बात है, मैं कह रहा हूं कि ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि डर खत्म हो गया, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। डर आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जहां पर बिल्कुल मार दिया जाता है, आदमी को धड़ कत्ल कर दिया जाता है, क्या वहां क्राइम रुक गए हैं? मेरा आपसे सवाल है उल्टा, जिन कंट्रीज में इतने कानून है, जो वैश्विक कानून है कि आदमी का गर्दन उड़ा दी जाती है रेप करने पर, दूसरे अंग उड़ा दिए जाते हैं, क्या वहां अपराध बंद हो गए? मेरा आपसे सवाल है, बताइए। चलिए, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अदालतों में विश्वास रखते हैं, अपने सिस्टम में विश्वास रखते हैं। क्या उन देशों के अंदर बिल्कुल रामराज आ चुका है, वहां के अपराध नहीं होते? बड़े खतरनाक अपराध होते हैं त्रिवेदी जी वहां पर। जी, अवाना साहब, ठीक है, ठीक है, अवाना साहब, जो वेदभूषण जी बात कर रहे हैं वो बात ठीक है कि कानून से के बाद भी, बड़े कड़े कानून के बाद भी अपराध होते हैं, पुलिस की व्यवस्था होती है उसके बाद भी अपराध होते हैं, तो फिर रास्ता क्या है? अगर वो कातिल यदि कुछ दूसरे धर्म का होता तो आज हम सब लोग चर्चा कर रहे होते कि ये लव जिहाद हो गया। अब धर्म एक है तो हम अपराध पर दूसरे तरीके से बहस कर रहे हैं। देखिए, जो बात अभी वेदभूषण जी ने कही उस बात का तो मैं समर्थन करता ही हूँ जी, पर एक मैं विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ जी, कि जो पुलिस है जी, वो सोशल पुलिसिंग नहीं कर सकती जी, जहाँ पीछे 1-2 बार प्रयास किए सोशल पुलिसिंग के, तो उनको सब लोगों ने पूर्ण रूप से नकार दिया जी। और जो लव की बात कह रहे हैं, लव इन जो रिलेशनशिप की बात हो रही है जी, उसके लिए पुलिस किसी भी तरह की कोई सोशल पुलिसिंग कर ही नहीं सकती जी, ये इसका रूट कॉज है। इसके ऊपर जो पेरेंट्स हैं उनको खास तौर पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि एक 2018 से इस लिव इन रिलेशनशिप में है और उसके पेरेंट्स को पता नहीं,
जी। अगर बाहर बिटिया है, बेटा है, तो उन दोनों को ही इस तरह से एक तरह से निगरानी की आवश्यकता है, पूछताछ की आवश्यकता है, वो पुलिस नहीं कर सकती। जी। पुलिस जब क्राइम हो जाता है तो उसकी डिटेक्शन के लिए, जहां तक आपका दूसरा सवाल है जी। कि हर एक गाड़ी को रोक के चेक करें। जी। दिल्ली में मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो मैं पूछ रहा हूं total रास्ता vehicles क्या हैं, है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक रास्ता गाड़ी ये को चेक है- करें, रास्ता क्या है। रास्ता ये है, जहां आप इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, जी। वहां पे समस्या का समाधान नहीं है। जी। समाधान है कि जो पेरेंट्स हैं, जो समाज है, जी। वो इस पे निगरानी करे, वो अपने बच्चों पे निगरानी करे। जी। पुलिस की कोई ठीक कैसे है। अलाउ कर सकता है कि वो किसी के घर में जाके ठीक या है। किसी से पूछे, जी। जबकि वो रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप है। जी ठीक है। रेखा जी, बात लीगलिटी पर आ गई है, कानून है, उसको सपोर्ट है, सब कुछ है, और फिर भी अपराध बढ़ रहा है, तो क्या रास्ता है। वेदभूषण जी ने कहा कि कड़े से कड़े कानून बना दें तब भी अपराध तो होता ही है, और ये बात ठीक कह रहे हैं वो। देखिए, मैं इसमें ये कहूंगी। जी। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी रेखा जी। जी शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है रेखा जी से। मैडम निर्मल जी, आप समझाइए बात। जो वेदभूषण जी कह रहे हैं, अवाना जी कह रहे हैं, वो बात ठीक है, मैं तो केवल रास्ता पूछना चाहता हूँ। वेदभूषण साहब कड़क अफसर हैं, वो नाराज हो जाते हैं बात पर। नहीं, बात पे नाराज नहीं होते। जिस तरह की आप कह रहे हैं कि हर किसी की घर में तो छोड़िए, पति पत्नी के बीच में तो छोड़िए, गाड़ी में भी आप झांक के देखने लगेंगे या गाड़ी को थोड़ा भी रोकेंगे एक सेकंड, ऐसे ट्रैफिक जैम लगेंगे कि आप अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए। और उसके अलावा पुलिस ने तत्परता से काम किया इस केस में, आप देख लीजिए, तुरंत बॉडी को रिकवर किया। पुलिस तो एक बड़ा फेवरेट सा व्हिपिंग हॉर्स है, कुछ नहीं समझ आता तो पुलिस को दोष दे दीजिए। पुलिस को तो सब कुछ करना है, क्योंकि जो करेगा वही गलती भी करेगा। जो आराम से एसी कमरे में बैठेगा और अपनी मन की बातें करेगा, उसको तो उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सुप्रीम है। पुलिस से गलतियां जरूर होती है, पर वो काम भी बहुत करते हैं, मन लगा के करते हैं। तो पुलिस को, मतलब पुलिस प्रॉब्लम ये अकेली नहीं है। कोई भी अगर लड़की इस तरह बॉयफ्रेंड उसका गला दबाता है, मैडम मैं पुलिस को दोष नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ इस प्रॉब्लम का रास्ता क्या है। मैं पुलिस को दोष ही नहीं दे रहा। देखिए, मल्टी प्रॉन्ग्ड है ये, खाली एक क्राइम की समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। समाज ने मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ने मान्यता दे दी लिव इन को, पर लिव इन के साथ जो बाकी जो नियम या परंपराएं होनी चाहिए कोई नहीं है ना। पेरेंट्स मानते नहीं है अक्सर। आप देखिए इस केस में लड़की ने नहीं माना। एक हमारे भी मित्र थे, उनकी बेटी भी लिव इन में चली गई थी, बॉम्बे में अकेली रहती थी, और बहुत प्यारे मित्र थे और बहुत अच्छे लोग थे। बेटी का मर्डर कर दिया वहीं बिल्डिंग के गार्ड ने। तो ये इस तरह की बातें हो जाती है। जब मर्डर हो गया उसके बाद उन्हें पता लगा कि अरे बेटी तो इसके साथ रहती थी। तो ये सारी बातें जहाँ पेरेंट्स, इसका मतलब कि समाज ने अप्रूवल नहीं दी है, तभी तो आप पेरेंट्स को नहीं बता रहे। अगर ये शादी की तरह एक मान्यता प्राप्त संबंध होता तो पेरेंट्स को भी पता रहता, सब रिश्तेदारी को पता रहता, समाज को पता रहता। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है तो उसके साथ साथ समाज उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। माँ बाप ने मान्यता नहीं दी है, समाज ने मान्यता नहीं दी है, तभी छिपाने की जरूरत पड़ती है। छिपाया गया, और छिपाने से भी काफी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और लड़कियों को एम्पावरमेंट नहीं है, लड़कियों को समझ नहीं दी जाती। ये तो बातें जो बच्चों को छोटी उम्र से बतानी चाहिए, खास करके लड़कियों और लड़कों दोनों को, पर विशेष रूप से लड़कियों को, कि इस तरह के माया जाल में नहीं फंसना है। इस तरह आपकी जान पे भी बन सकती है। जी रेखा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? रेखा जी हमारे साथ हैं। सर, वेदभूषण सर, अब आप बताइए, लीगल अप्रूवल हो गया, सोशल अप्रूवल नहीं हुआ है। जी आपको आवाज मिल रही है मेरी रेखा जी? हाँ जी, हाँ, आप आवाज मिल रही है। तो बात ये थी कि कह सकती हूँ जी कि आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनको गैर कानूनी नहीं माना है। ये हर एक आदमी की आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है कि क्या वो ऐसी। हेलो जी, हेलो जी जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है तो आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है, हम समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत से युवा लोग जो है वो बिना विवाह करे जो है लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर रहते हैं। पर लिव इन जी वेदभूषण साहब,
आपसे समझना चाहता हूँ, अब बात थोड़ा सा दूसरे लेवल पर पहुंच गई। निर्मल जी भी कह रही हैं, रेखा जी भी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लीगल अप्रूवल के बाद भी, तो क्या अब हमें लिव इन रिलेशनशिप पर डिबेट करनी चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और लड़कियों को एम्पावरमेंट के नाम पर हम कहीं पर रोक सकते हैं हर बात पर? सबसे पहले लड़कियों को रोकना ही सबसे आसान काम होता है। विजय जी, पहले तो मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, आप मेरे पुराने मित्र हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे अपनी बात रखनी थी, अपना पक्ष रखना था, इसलिए मैंने आपकी बात को दूसरे ढंग से कहा है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब जहां तक समाज में जो चेंज आ रहे हैं, अभी आपने देखा कल वैलेंटाइन डे हुआ, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, समाज में जो बदलाव आ रहा है, कुछ लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। जो यंगस्टर्स हैं, अभी निर्मल कौर मैडम बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि अब ये ट्रांजिशन पीरियड है, हमारा जो समाज है अब उस चीज के लिए तैयार नहीं है पूरी तरह से। कोर्ट ने मान्यता दे दी, क्योंकि तमाम पक्षों को सुनने के बाद में अदालत ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत का जो निर्णय है बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है और हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु अभी हम ट्रांजिशन पीरियड में है, अभी बदलाव की स्थिति में है। हम वेस्टर्न कल्चर में जा तो रहे हैं, पर जो वेस्टर्न कल्चर की उन्मुखता है, जो सोच है, समझ है, अभी वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। होने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में हो सकता है कि उन सब चीजों से निकलकर वो जिस चीज के कानून, जिस फीलिंग्स है, जिस भावना के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया है, उन सब एक्सेप्ट करें। मुझे जरूर हम उस नतीजे तक ना, हमें इस चीज के डरने की जरूरत है। इस तरह के जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं होते थे, पति पत्नी में जिस तरह से झगड़े, मारपीट, मर्डर हुए हैं, वो भी होते हैं समाज के अंदर। अपराध, रामराज की परिकल्पना शायद इस कलयुग में संभव नहीं है, हो सकता है 1000 साल बाद वो दिन आए। परंतु जो अपराध हो रहे हैं उनको कैसे कंटेन किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे हमारा समाज वही चिंता की बात आगे बढ़े, तो उसके तरफ हमें जाना है। ना कि इस तरह के ये अपराध हो गया है तो ये बिल्कुल लास्ट अपराध है, इसके बाद अपराध होगा ही नहीं। अभी आपने देखा कि साल के शुरुआत में किस तरह से हम और आप लोगों ने श्रद्धा के केस के डिस्कस किया, दूसरा जो वहाँ पर कंजावला में केस हुआ, उसके बारे में मैंने और आपने डिस्कशन किया। तो ये चीजें समाज का एक रूप है, निकल कर आती रहेंगी और इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है। हमें अपने सिस्टम पर, अपनी अदालतों पर, अवाना साहब ने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह से हमें विश्वास रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए अपने सिस्टम पर, अपनी अदालतों पर। अवाना साहब जी, बिल्कुल सिस्टम पर और अदालत पर भरोसा है, लेकिन अवाना साहब एक बात समझिए, विक्टिम तो लड़की होती है, लेकिन हमारी बात, जब भी कोई अपराध हुआ तो पहले हम जो प्यार होता था, मोहब्बत से शादी हो गई, उसमें भी लड़कियों को ही शक करते थे, लड़कियों पर ही दबाव डालते थे, लड़कियों पर ही दायरा बनाते थे। कुछ लोगों ने उसको कुछ ऑनर किलिंग का नाम भी दे दिया था। अब लिव इन रिलेशनशिप आई, तब भी हम यही बात कर रहे हैं कि लड़कियों को समझना चाहिए। ये लड़कों के समझने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, इसमें जिम्मेदारी दोनों की है और इसमें लड़के और लड़की का कोई भेद की बात नहीं है जी। आप देखिए कि पहले भी घरों में, जिन घरों से हम लोग आए हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, अगर शाम को थोड़ी भी देर होती थी तो उसके जो पेरेंट्स थे वो चिंतित हो जाते थे जी। आज लिव इन रिलेशनशिप जैसी जो चीजें हैं उसमें 4-4, 5-5, 6-6 दिन बाद तक भी नहीं पता पड़ता उसके पेरेंट्स को कि बच्चे कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं जी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप को लीगली जो है करेक्ट माना सुप्रीम कोर्ट ने जी, पर इसके अलावा समाज की, परिवार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है जी कि वो अपने बच्चों के ऊपर एक निगाह रखें जी। और जब पुलिस ये बात कहती है तो उठ के सारे फेमिनिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई पुलिस को तो कोई राइट ही नहीं है, जब ये अपने काम में फेल हो रही है तो इसलिए एडवाइस कर रही है। तो मैं कहता हूं चलो पुलिस नहीं करती पर एनजीओ, मीडिया इन सब बातों से आगाह करे। आज एक के बाद एक लिव इन रिलेशनशिप में कितने मर्डर हुए जी, तो उसका जो है संपूर्ण रूप से निदान करने के लिए परिवार को, समाज को अच्छी तरह से जागरूक करने की आवश्यकता है। बच्चों के ऊपर निगाह रखने की जरूरत है जी कि बच्चे 2018 4 साल में रह रहे और आज आपको पता पड़ रहा है कि किसी से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो ये बातें एकदम जो है पेरेंटल नेग्लिजेंस की बातें मैं कहूंगा जी। चर्चा कर रहे हैं जो हत्याकांड लगातार एक के बाद एक होते जा रहे हैं, खासतौर से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर।
प्रेम के बाद एक हत्या का क्रूर चेहरा हम लोगों ने देखा। इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। फॉर्मर IPS निर्मल कौर साहब हैं, ज्ञानेंद्र सिंह अवाना साहब हैं, वेदभूषण साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। रेखा जी, बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल कर दिया है लीगली, लेकिन अभी शायद ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने अप्रूव नहीं किया। इन दोनों के बीच का जो एक कन्फ्रंटेशन है कह लें या गैप है, वो कुछ अपराधों को बढ़ा रहा है। क्या आप ऐसा मानती हैं? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को एक तरीके से कानूनी तौर पे मान्यता दे दी जी, परंतु जो मैंने बाकी पैनलिस्ट के भी जो व्यूज सुने जी, और जो मेरा खुद का भी व्यू है, इसके अंदर मैं यही कह सकती हूँ कि भले सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी हो, पर अभी तक जो इंसान है उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी खुद की जो सोच है, उसके अंदर बदलाव नहीं आया और जो मानसिकता है वो वही की वही रह गई है। जहां पर शायद अभी भी इस पुरुष प्रधान देश के अंदर खास करके जो पुरुष हैं उनको लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए कोई भी तरह का रिस्पेक्ट नहीं है। जिस देश के अंदर अगर आप एक औरत को अपनी संपत्ति समझते हो और उसके साथ में कोई भी तरह का खिलवाड़, कोई भी तरह का यौन शोषण या और कोई भी तरह की हिंसा करते हो, तो ये आपकी समाज की मानसिकता को दिखाता है कि समाज के अंदर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है और पुरुष जो है अभी भी वही का वही घिसी पिटी सोच के अंदर जी रहा है। भले वो उसका पति हो, भले वो उसका लिव इन पार्टनर हो, भले वो उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। तो इन सब कारणों की वजह से जो पतन जो हो रहा है, जो मेरे को लगता है कि जो आपकी खुद की वैल्यूज के अंदर जो पतन हो रहा है, उसके अंदर आप कितने भी कानून और बना लीजिए, कितने भी आप पुलिस को आप और स्ट्रॉन्ग बोल दीजिए कि पुलिस को और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, पर इस तरह के क्राइम्स को रोकने का कोई तरीका नहीं है। और मैं तो नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जल्दी कर दी? हमारा सोसाइटी, हमारा समाज जो है वो तैयार नहीं हुआ? और बिल्कुल भी नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी करी, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, जो भी कोई लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहता है वो उसकी खुद की चॉइस है, उसके अंदर नैतिकता या अनैतिकता का सवाल नहीं आता। हर एक की अपनी अपनी सोच है। आप एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं। आप कोई तालिबानी देश नहीं है जहां पर बराबरी का दर्जा दिया जाता है पुरुष और महिलाओं के बीच में। तो अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता, वो उसकी चॉइस है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुमारा रहना चाहता हो, कोई पुरुष या कोई महिला जीवन भर कुमारा रहना चाहती है, कोई है कि विवाह करना चाहता है, कोई एक बार विवाह नहीं करता, दो तीन बार भी कर लेते हैं, भले कोई तलाक हो जाता है या किसी पार्टनर का देहांत हो जाता है। और कुछ जो है वो एक संबंध, एक बॉन्डिंग तो चाहते हैं पुरुष और महिला के बीच के अंदर, पर उसके अंदर शादी की कमिटमेंट नहीं करना चाहते, वो कानूनी बंधन में नहीं पड़ना चाहते। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ जब लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसके साथ राइडर भी लगाया, जिसको सब व्यक्ति जब हम चर्चा करते हैं हम उसको भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जो लिव इन पार्टनर के अंदर जो महिला होती है उसके वो अधिकार होते हैं जो शादीशुदा होते हैं। तो कोई भी पुरुष जो एक लिव इन पार्टनर रिलेशनशिप में होता है, वो अपनी लिव इन फीमेल पार्टनर के साथ कोई भी तरह की ज्यादती नहीं कर सकता और उसको वो अधिकार देने पड़ेंगे, खास करके मेंटेनेंस के। और जहां तक घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो घरेलू हिंसा के अंदर भी जो भी महिला एक पुरुष के साथ के अंदर एक गृहस्थी के अंदर रहती है, भले उसके साथ शादी ना करी हो, तो उसको वो अधिकार मिलते हैं जो एक विवाहिता औरत को मिलते हैं। तो इसका कुल मिला के कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ यौन हिंसा या और तरह की हिंसा नहीं कर सकता, ये कह के इस बात का फायदा उठा के कि मैंने तो इस पत्नी औरत के साथ में विवाह नहीं किया है। तो जो एक समाज के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एक जिम्मेदार सिटीजन की तरह रहना है, कानून को अपने हाथ के अंदर नहीं रहना, वो इस केस में भी अप्लाई करती है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई गलत नहीं था और ना ही मुझे ऐसे लगता है कि इसके अंदर कहीं पे पुलिस की कमी है। पुलिस ने तो बिल्कुल तत्परता से जो अक्यूज्ड आदमी है उसको उन्होंने पकड़ लिया, परंतु इसके अंदर जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, जब तक पुरुषों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक वो महिला को अपनी जागीर, अपनी संपत्ति नहीं समझेंगे, समझना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की यौन हिंसाएं जो है या और तरह की भी जो हिंसाएं हमारे देश में होती हैं वो होती रहेगी। समाज में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, मानसिकता की बदलाव की जरूरत है। और साथ साथ जो एक हमारे, मैं कई बार इस बात को कह चुकी हूँ कि पुलिस के बारे में एक बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन है
हमारे देश की जो पुलिस है उसको ये समझा जाता है कि वो तो कुछ नहीं कर सकती, हमारी जुडिशरी है उसको ये समझा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, सालों साल कोर्ट के अंदर केस चलेगा, आखिर कोर्ट हमारा क्या बिगाड़ लेगी, है ना। आखिर के अंदर वो केस जो है या तो सॉल्व होएगा ही नहीं या उसके अंदर हम बरी हो जाएंगे, क्योंकि जो सारे विटनेस हैं वो या तो समय के साथ साथ उनका देहांत हो जाएगा या वो हॉस्टाइल हो जाएंगे या सबूतों की कमी होगी। तो मीडिया हाउसेस जो हैं, आपके जैसे रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेस भले इन प्रोग्राम इस तरह की वारदातों को टेकअप करते हैं, परंतु पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है और एक नेगेटिव इंप्रेशन पुलिस के बारे में है और जुडिशरी के बारे में है, उसकी वजह से जो गलत लोग हैं उनके हौसले जो है और बुलंद हो जाते हैं और वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो इसके अंदर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ ये अपने आप को ब्लेम कर सकते कि कहाँ पर हमारी सोच के अंदर कमी रह गई, हम कहाँ पर डेवलप नहीं हो पाए। हम भले चांद के ऊपर पहुंच जाएंगे पर हमारे जो मन है, दिमाग है, वो वहीं का वहीं स्थिर बैठा हुआ है। ठीक है। अवाना साहब, बात लिव इन रिलेशनशिप की हुई, उसमें पेरेंटल गाइडेंस की और सब बातें हुई, सोसाइटी की बात हुई, लेकिन इससे पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले खास तौर से ऑनर किलिंग हुआ करती थी, समझे? ऑनर किलिंग होती थी, उसमें तो पेरेंटल गाइडेंस नहीं थी, पेरेंट्स ही अपनी बेटियों को मार देते थे। देखिए, वो दूसरी तरह का क्राइम था जी, और उसमें वो समाज की प्रतिष्ठा को, अपनी को एक नंबर पे रखते थे जी, और उसके चलते हुए वो अपने बच्चों को कुछ समझते नहीं थे जी, वो उस तरह का क्राइम था जी। आज जो लिव इन रिलेशनशिप में जो क्राइम है जी, उसमें गाइडेंस की जरूरत है जी। और एक बात जो अभी नहीं, मैडम कह उसमें रही थी, भी मैं इनसे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। सर, ऑनर किलिंग में भी लड़कियों को ही मारा जाता था, बेटियों को ही मारा जाता था। ऑनर किलिंग में लड़कियों को भी मारा जाता था, लड़कों को भी मारा जाता था जी। और ज्यादातर ऑनर किलिंग में ये होता था कि दोनों को एक साथ मारा जाता था जी। पंचायत का फैसला होता था, खाप का फैसला होता था और उसमें पकड़ के दोनों को मार देते जी। उनके लिए कोई कानून जो है कुछ नहीं होता था जी। वो एक अलग किस्म का क्राइम था। ठीक है। और अभी जो क्राइम है वो डिफरेंट है जी। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है जी। इसमें थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, उनको दिखाने की जरूरत है। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, आपको वो अधिकार मिलते हैं जो एक मैरिड को मिलते हैं, आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा, जो बच्चे अगर हो जाएंगे लिव इन रिलेशनशिप में उनको भी वो सब अधिकार होंगे, सारी बातें सब ठीक है। पर क्या हम समाज या परिवार अपनी जो ड्यूटी है उससे दूर हो सकता है कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को देखूं? जी भूषण साहब, ये पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन हमारी सरकारों से, हमारे प्रशासन से जुड़ा हुआ मसला है। आजकल हम छोटे छोटे अपराधों पर गलती से कहीं कोई गरीब आदमी झोपड़ी बना ले एनक्रोच करके, तो बुलडोजर बहादुर आजकल बहुत हो गए हैं, लेकिन जब बड़े क्राइम हो जाएं लड़कियों को लेकर तब कोई बुलडोजर बहादुर नहीं आता सामने। बिल्कुल विजय जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। चूंकि दिल्ली और मुंबई में इस तरह के क्राइम ज्यादा हो रहे हैं जी, यदि आप कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ लाखों की तादाद में यंगस्टर्स या जवान लड़के लड़कियां नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, बिजनेस की तलाश में यहाँ आकर रहते हैं और इस तरह की अपराधें हो जाती हैं। छोटे शहरों में इसकी संभावना कम है। अब जो दूसरा पक्ष बुलडोजर पर लगाया, ये बुलडोजर एक और तरह की चीज है जिस पर ये चलाया जा रहा है या कंस्ट्रक्शन पर चलाया जा रहा है, या यूपी में जिस तरह से जो माफिया है उनके जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है, वो एक डिफरेंट तरह का इशू है। उसको इसके साथ में जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे इस तरह से गहलोत का परिवार दिल्ली में मित्राओं एक गांव है, हालांकि मित्राओं के गांव के बारे में आपको थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताऊं कि ये वो गांव है जहां पर गोलीबारी करना एक बहुत आम बात है, बहुत बदनाम गांव है। वहां पर मोस्टली जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उनका वो घर रहा है, उनका गांव रहा है। तो ऐसे गांव के नवयुवक थे जो एक 5 द्वारका में नजदीक की कॉलोनी में एक लड़की के साथ जो हरियाणा से आई हुई थी, डिफरेंट कम्युनिटी से थी। फिर वही बात आती है घूमकर कि अभी हम उस मानसिकता से नहीं निकल पाए हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम बन जाता है, श्रद्धा के केस में हिंदू मुस्लिम बन गया, इस केस के अंदर फिर यादव और जाट वाली बात आएगी। तो अभी जो रेखा मैडम कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि हमारी मानसिकता अभी वो नहीं है कि हम लड़कियों को
समाज के अंदर वेस्टर्न कल्चर की तरह इक्वल राइट दे सके, सम्मान दे सके, इज्जत दे सके। इसी वजह से इस तरह के अपराध हो रहे हैं, लड़कियों के साथ अपराध हो रहे हैं। जैसा आपने मुंबई का बताया, जिस तरह से आपने दिल्ली का बताया, दिल्ली का श्रद्धा केस हुआ, दिल्ली के अंदर आज ये आप केस निक्की यादव को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं। कानून बदल गया, सिस्टम बदल गया। मेट्रोपॉलिटन कल्चर की भागती दौड़ती जिंदगी है, जहां पर लाखों की तादाद में लड़के लड़कियां इस सोच में आते हैं कि शायद हमारा भविष्य बन जाए, परंतु ये जीवन का ये भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो उनको अपना साथी चुनने का हक है, राइट है, देश का कानून उनको देता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि गहलोत जैसे लड़के उनको इस तरह से गला घोट कर मार दें। हालांकि मुझे लगता है कि इंस्टेंट प्रोवोकेशन में ये मर्डर किया गया है। डाटा केबल निकालकर उसको जिस तरह से उसका गला घोटा गया है, वो चूंकि श्रद्धा केस थे, इस केस को अलग रखा जाए, क्योंकि इसमें एविडेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है इसको कन्विक्शन सिक्योर करने के लिए। श्रद्धा मर्डर केस में जो कि इसकी बॉडी को सर, अभी एक और केस पालघर का, एक और केस हार्दिक और वो मेघा का बिल्कुल करीब करीब वैसा ही केस है। जी जी बिल्कुल वैसा ही केस है, परंतु इस केस में ये एक कन्विक्शन का केस रहेगा। मेरी समझ ऐसी है, रेखा मैडम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि इसमें तमाम तरह के एविडेंसेस अवेलेबल हैं। तो उसके फादर के, उसके गवाह, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और जितने भी कार मिलना और तमाम जो चीजें, जो एविडेंसेस सामने आ गई, पूरी उसकी डेड बॉडी को मिलना, उसकी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में पुष्टि कर दी है कि सफोकेशन से, स्ट्रैंगुलेशन से उसकी डेथ हुई है। कोई बॉडी पर निशान नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। केवल जो समझ में आता है कि वो तो इंट्रोगेशन की बात है, परंतु कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डिस्प्यूट रहा कि वो शादी ना करे। इस चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ, उसने एकदम सडन प्रोवोकेशन में उसको डाटा केबल से निकाल के उसका गला दबा दिया। उसको समझ में नहीं आया कि इसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करा जाए, उसने लाकर फ्रिज में रख दिया। क्योंकि आफ्ताब का केस एक बहुत तरह से उनके लिए एक एग्जाम्पल बन के आया कि फ्रिज का भी इस्तेमाल इस तरह की चीजों के लिए किया जा सकता है। जी तो इसके तमाम केसेस के फैक्ट्स अलग होते हैं और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिमिलरिटी जरूर छोड़ जाते हैं। और क्रिमिनल के बारे में कहा जाता है कि कुछ ना कुछ अपने इम्प्रिंट्स, अपने एविडेंसेस जरूर छोड़कर जाता है। इस केस में बहुत अच्छे एविडेंसेस हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ये केस कन्विक्शन की तरफ जाएगा। जी कौर मैडम, जितनी बात भूषण साहब ने कही, अवाना साहब ने कही, रेखा जी बात कर रही है, मसला मेरा दूसरा है। मैं दूसरी चिंता करता हूँ। वो चिंता है कि हर बात पर हम लड़कियों को ही सलाह देना शुरू करते हैं। अब इसमें भी बात हो रही है कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियों को समझना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए। फिर हम मैच्योर कैसे हो रहे हैं, हम यंग जो हो रहे हैं, एडल्ट जो हो रहे हैं, उनको ये अधिकार सिर्फ लड़कियों पर इतना ज्ञान क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि लड़कियां ज्यादा सफर करती हैं। पर समाज का परिवर्तन तभी होगा जब माएँ अपने बेटों को समझाना शुरू करेंगी कि बेटा किचन में खाना बनाना तेरी जिम्मेवारी है, बेटा लड़कियों की रिस्पेक्ट करना तेरी जिम्मेवारी है। अब अपने आसपास की सुरक्षा को देखना, अपने आसपास के माहौल के प्रोटेक्ट करना और एक जिम्मेवार सिटीजन की तरह रहना तेरी जिम्मेवारी है। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कों को तो बड़े लाड प्यार से बिगाड़ के पाला जाता है और लड़कियों पे तमाम बंदिशें लगाई जाती हैं। तो ये एक मास कास्केडिंग इफेक्ट टाइप का है और ये शुरुआत तभी होगी परिवर्तन की जब घर में ये परिवर्तन होगा कि लड़का भी पानी पिला रहा है अगर माँ को प्यास लगी है किसी को, लड़का भी खाना बनाने में मदद कर रहा है, लड़कियां भी कपड़े धोने में मदद कर रहा है या बर्तन साफ करने में मदद कर रहा है, या जो कि काम ट्रेडिशनली हम कहते हैं लड़कियों के है। अगर लड़कियां बाहर आके पढ़ाई कर रही है, बराबर हर क्षेत्र में प्रोफेशनल फील्ड में आ रही हैं, तो लड़कों को भी अंदर से कहीं चैलेंज फील करना चाहिए कि हम भी किचन में लड़कियों को मात दे के दिखाएं, हम भी घरेलू कार्यों में लड़कियों को मात दे के दिखाएं, हम भी इनकी रिस्पेक्ट करने में। या अब देखिए बायोलॉजिकली लड़कियां वीकर है, अगर कोई भी कांड होता है उसका ज्यादा जो है इफेक्ट वो तो लड़की पे ही आता है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बच्चा जनने की बात हो, चाहे जो भी बात हो। इसलिए लड़कियों को थोड़ा सुरक्षित रखने में माँ बाप का ख्याल रखता है कि ये तो मतलब ये समझ ले तो शायद मेरी प्रोटेक्शन हो जाए। पर उससे सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं आने वाला। वो तो आप डरा के, जैसे किसी को एक पक्ष को आपने रख लिया कि तुम बेटा छिपे रहो, वो तो ऐसे ही कि मेरे को आपका गाड़ी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी मत निकालो, गाड़ी मत निकालो, वही बात। ये तो कुछ इस तरह की बात हमारे समाज में चल रही है। तो एक्सीडेंट तो तब होगा जब सब लोग गाड़ी ठीक से चलाना सीखेंगे। और ये मुझे लगता है कि चेंज विल बिगिन एट होम। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ इस मामले में, जो परिवर्तन हुआ है, जो मैं देख रही हूँ अपनी आंख से, मेरे फादर के समय से और हमारे समय में और आज के समय में, पहले समाज का हर आदमी अपने आप को जो बड़ा व्यक्ति होता था एक खास उम्र का, इन लोको पेरेंट्स समझता था,
कोई भी दो बच्चे अगर कहीं गलती कर रहे हैं या एक तो बच्चा कहीं गलती कर रहा है, उसको टोकता था, उसको मार भी देता था, उसको पीट भी देता था, चाहे वो उसका अपना बच्चा है कि नहीं, चाहे वो उसको पहचानता है कि नहीं। और अगर कहीं उसको मैथ्स में डिफिकल्टी आ रही है, समझा भी देता था। मतलब सारे प्रोटेक्शन के, नर्चरिंग के, केयरिंग के, क्रिटिसाइज करने के या डिसिप्लिन करने के सब कार्य करीब करीब समाज का हर वयस्क आदमी अपनी अगली पीढ़ी के लिए करता था, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे लोको पेरेंटिस्ट, कि हर आदमी अपने आप को एक तरह पेरेंट या गार्जियन की जगह रखता था। अब आजकल क्या है, पड़ोसियों को पता है बच्चे गलती कर रहे हैं, हमें क्या, किसी की लड़की है, कल को जो आज इसके साथ हो रहा है कल आपकी लड़की के साथ भी हो रहा है। अगर पड़ोस में किसी लड़की को कोई पीट रहा है, चाहे वो लिव इन हो चाहे पति हो, आप अगर कुछ नहीं बोलते हैं, कल को मतलब जो एनर्जी आप यूनिवर्स में छोड़ेंगे, ब्रह्मांड में, वो किसी न किसी दिन आपके पास वापस आ जाएगी। वो अभी कल की घटना है कि लड़के को सड़क पर मार दिया गया, कोई देखने नहीं आया, उसको कोई बचाने नहीं आया। वीडियो जरूर बना रहे थे लोग, लेकिन बचाने नहीं आया। रेखा जी, कानून को लेकर बड़ी बात निर्मल जी ने भी की और सब लोगों ने भी कही कि कानून एक तो पुलिस जो रोकने का काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा सजा दिलाने का काम करता है, ये तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन समाज और कानून के बीच में कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम लगती है क्या आपको, कि दोनों साथ साथ नहीं चल रहे? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि कानून के बारे में अज्ञानता है समाज के अंदर। आम व्यक्ति जो है उसको कानून के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और वो उसके बारे में समझना भी नहीं चाहता। उसको मतलब आम व्यक्ति से जब मैं भी मिलती हूँ अपने प्रोफेशन के दौरान, तो वो एक औसतन बुद्धि वाली बात भी जो होती है उसको ये कह के डाल देता है कि मैडम ये तो कानूनी बातें हैं, ये आप जानते हैं। पर जब उससे कोई एक कॉमन सेंस की बात करें तो वो उसको सुनने में एक तरह से हेजिटेशन फील करता है। तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर कानून को एक बहुत बड़ा हवा नहीं बनाया जाए। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड अधिनियम या कोई भी जो कानून है जो गलत काम करने वालों को एक रोकने के लिए जो बनाए गए हैं, या महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए खासकर अगर हम बात करें तो उनके लिए बनाए गए हैं कि उनके साथ जो यौन हिंसाएं, और जैसे निर्मल जी ने भी कहा कि औरतें होती है जो रिसीविंग एंड के ऊपर ज्यादा होती हैं। आप कितने क्राइम्स के बारे में सुनेंगे जो पुरुषों के खिलाफ होते हैं, इस तरह के हेट क्राइम्स या लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, वहां पे बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लड़के के साथ हत्या कर दी गई, ज्यादातर लड़कियों के साथ होती है। तो मुझे लगता है कि तो जब तक समाज के अंदर बदलाव नहीं आएगा, और वो बदलाव लाने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि रियल एजुकेशन बिगिंस एट होम। निर्मल जी ने भी कहा कि पेरेंट्स को अपने बेटों को भी समझाना पड़ेगा। तो अगर हम अपने घरों के अंदर अपने बेटे और बेटियों को हर तरह की शिक्षा दें, सिर्फ किताबी जो स्कूल में शिक्षा मिलती है वो ही नहीं, सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिकल जीवन जीने की शिक्षा चाहिए। स्कूल्स के अंदर भी इस तरह की शिक्षा दी जाए। कानून के बारे में एक कंपल्सरी, जैसे आपको याद होगा त्रिवेदी जी, एक बात एक समय आया था जहां पर सेक्स एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया था स्कूल्स के अंदर। उसके साथ साथ जो एक आपके प्रैक्टिकल जीवन के साथ जुड़े हुए जो कानून हैं, उनके बारे में भी लीगल एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब व्यक्ति जो है आम व्यक्ति कुछ नहीं जानता है कानून के बारे में, तो इस तरह की आप जो है लॉ के बारे में जो है लोगों को अवगत कराइए, उनको ये बताइए कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटीज हैं। अगर आप ये गलत काम करते हो तो आपको कैसे सजा भुगतनी पड़ेगी, कितनी सजा भुगत सकते हैं, उसके अंदर आपके क्या प्रोटेक्शन, किस तरीके से आप वकील को एंगेज कर सकते हैं, क्या आपके राइट्स होते हैं अगर आपको अरेस्ट कर दिया जाए, पुलिस के जो अत्याचार होते हैं उनसे भी किस तरीके से बचा जाए। तो इस तरह से वगैरह वगैरह, जब तक आप एजुकेशन नहीं देंगे, नुक्कड़ नाटक नहीं करेंगे, आप जैसे मीडिया हाउसेस हैं, वो क्यों नहीं एक तरह का एक प्रोग्राम शुरू करते जहां पर लीगल अवेयरनेस की शिक्षा दी जाए। तो मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी है, अखबारों के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर भी, और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, उसके अंदर यूट्यूब वगैरह के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम्स और दिए जाए, तो मुझे लगता है कि लोगों की सोच जो है, मानसिकता बदलेगी, कानून का रिस्पेक्ट होगा, पुलिस का रिस्पेक्ट होगा, और शायद धीरे धीरे समाज में बदलाव आएगा। जी भूषण साहब, एक सवाल माफी के साथ चाहता हूँ। एक तो ये बात हुई कि खौफ कितना है, अपराधी कितना पुलिस से खौफ खाते हैं, वो बात है कि क्या वो खौफ खा रहे हैं पुलिस से, पुलिस की वर्दी से वो डर रहे हैं अपराध करते वक्त, पहली बात। इससे दूसरी उलट बात है, जो अपराधी नहीं है, जो विक्टिम है, क्या वो पुलिस को अपना दोस्त समझता है? ये इमेज आज पुलिस की है कहीं की भी, पूरे देश भर में। देखिए, जहां तक दिल्ली का संबंध है, दिल्ली में स्थिति सुधरी है। मैं ये नहीं कहता कि 100% सुधरी है, परंतु थाने में आज यदि कोई महिला या लड़की जाती है तो उसकी बात सुनी जाती है। और लड़कियों के दुनिया भर के
स्पेशल नंबर्स प्रोवाइड किए गए, पीसीआर के अंदर प्रोवाइड किए गए, वुमेन सेल, साइबर सेल, तमाम तरह के बनाए गए। हाँ, ये जरूर है कि देश के जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर शायद इस तरह की चीजें अभी वहां पर नहीं है। मैं जब दूसरे स्टेट्स में जाता हूँ, वहां की पुलिस की हालत देखता हूँ, उनकी हालत खुद इतनी खराब है कि वो किसको क्या सपोर्ट कर पाएंगे, क्या उनकी पहुंच उन तक हो पाएगी, वो खुद ही सक्षम नहीं है अपने आप को चलाने के लिए। तो ऐसे सिस्टम से क्या उम्मीद की जाए कि पुलिस सक्षम होकर, इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन ले सके, क्योंकि जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं है, फोर्स की शॉर्टेज है, फैसिलिटीज नहीं है। आप दिल्ली को पूरा हिंदुस्तान ना समझे, दिल्ली एक राजधानी है, यहाँ तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर छोटी से छोटी अदालत तक तमाम तरह के और इंस्टीट्यूशंस वहां पर मौजूद है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वुमेन कमीशन है, परंतु उन एरियाज के बारे में आप जानने की कोशिश करिए जहां पर ये चीजें नहीं है, वहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि वहां लिव इन रिलेशन वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि रेखा मैडम ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप तो एक हिस्सा है, एक उसका एस्पेक्ट है उसका, परंतु जहां तक पुलिसिंग का संबंध है तो आप दिल्ली को दूसरे स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान से कंपेयर ना करें, क्योंकि वहां हालात अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है, दिल्ली में जरूर कहीं ना कहीं आप न्याय मांगने जाते हैं, अदालत में जा सकते हैं, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओ यहाँ पर हैं, परंतु पूरे देश से इसको मैच करना, कंपेयर करना, ये शायद ठीक नहीं होगा। बहुत जरूरत है, चेंज की जरूरत है, और पूरे देश में कानून की, जो हमने कहा रेखा मैडम ने, कानून के बारे में लोगों को अवेयर कराया जाए, बताया जाए। लोगों को राइट्स नहीं पता, शायद निक्की यादव को अपने राइट्स का पता होता तो शायद उसकी हालत ना होती, क्योंकि जिरह शायद इसी बात को लेकर हुई होगी कि तुमने 5 साल तक मुझे मिसयूज किया और उसके बाद आप नई लड़की के साथ में रिश्ते में जा रहे हो, यही शायद उसकी बड़ी वजह रही होगी। यदि निक्की यादव को भी उस तरह से अवेयर किया जाता, क्योंकि वीकर सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई, अपनी सहेलियों को नहीं बता पाई, अपने समाज में जो नियरेस्ट लोग हैं उनको शेयर नहीं कर पाई। यदि आप जैसे समझदार लोग या मैडम जैसे समझदार लोगों के संपर्क में आती तो उनको बताया जाता कि कैसे वो इस लड़के के साथ में अपना संबंध ठीक कर सकते हैं या उससे अपने आप को परमानेंटली अलग कर सकती है। जी, अवाना साहब सारे मौजूद हैं, परंतु अज्ञानता सबसे बड़ा कारण। जी, अवाना साहब, भूषण साहब ने कहा कि दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो देश भर में पुलिस की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वाली बात हो गई कि हम तेरे सहारे तो खुद बेसहारा, कैसे सुधरेगी? देखिए, जो उन्होंने पक्ष रखा बिल्कुल सही रखा पुलिस का जी। अब जो क्राइम है उसका केवल एक पुलिस ही तो आधार नहीं है जी, उसके और भी तो लोगों की जिम्मेदारी है जी। उसको वो ठीक है, वो तो जिम्मेदारी तो हम समझ रहे हैं कि पुलिस को कैसे मतलब पुलिस के सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो जिम्मेदारी पर तो बात हो गई जी। ये बात ठीक है जी कि दिल्ली पुलिस सबसे बेहतर पुलिस है जी, क्योंकि संसाधन भी ज्यादा है, लोग ट्रेंड भी हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो इंटरेक्शन है वो उस तरह की जेंट्री का है, उनकी डिमांड भी ज्यादा है और वो हमेशा स्क्रूटनी में रहते हैं मीडिया की और दूसरे हायर अप्स के जी, तो वो लिबर्टी ले ही नहीं सकते हैं जी। पर जो दूर दराज गांव में है, जहां बहुत थोड़े से लोग हैं, थोड़ी सी पुलिस है जी, तो वहां पे वो स्टैंडर्ड अभी मेंटेन नहीं हुआ है जी, और होना भी बहुत मुश्किल है जी। तो उस लिहाज से मैं तो ये कहता हूं कि जो छोटे और बड़े का फर्क है वो समझाने की जरूरत है। पहले स्कूल कॉलेज में नैतिकता पढ़ाई जाती थी, आज कहाँ है? बड़े का सम्मान होता था। आज मैं रिटायर्ड अफसर हूँ, मैं जाता हूँ तो मुझे कितना सम्मान मिलता है बाहर पब्लिक में, जब मुझे देखते हैं वो लोग जी, है ही नहीं। छोटे बच्चे अगर कुछ अनाप शनाप गलत काम कर रहे होते थे, बड़े को देखते थे तो डर जाते, छुप जाते थे जी, डर जाते थे। आज अगर वो बुजुर्ग कुछ कह दे तो उसको मारने पीटने तक की नौबत आ जाती है। कहाँ है हमारी नैतिकता? ये एजुकेशन है ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं जा रही जी, बताई ही नहीं जा रही जी। चलिए, बहुत सारे चीजों पर बहुत स्तर पर सुधार करने की जरूरत है। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखा है सोशल सिस्टम की, और ये किसी को पुलिस को निशाना बनाने की बात नहीं है। हम सबका भरोसा पुलिस में रहता है, इसलिए ज़्यादा बार वो निशाने पर आते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अवाना साहब, भूषण साहब, निर्मल जी और रेखा जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, हमारा ज्ञानवर्धन किया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या समाज में मानसिक क्रूरता बढ़ती जा रही है। इस पर 72% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 28% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी लोग समझ रहे हैं कि क्रूएल्टी बहुत बढ़ रही है। आपने हमारे पैनलिस्ट को सुना। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। कैसा लगा होगा गला घोट कर उसे? कैसा लगा होगा लाश को टुकड़े टुकड़े करके? कैसा लगा होगा हृदय में करुणा रस को सुखाकर? कैसा लगा होगा औरों को ये बताकर?
अरे इंसान है, जीवन में उत्तम आनंद लेना ही इनका काम है। कौन रोके भला इसे, कौन टोके भला इसे। अमानवीयता अपनी चरम सीमा लांघ रही है। हम कुछ नहीं कर सकते कहकर चुप्पी साध रहे हैं। कभी कभी पारिवारिक व्यवस्था, कभी धार्मिक व्यवस्था, तो कभी हमें क्या ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। सचमुच क्या हम बहुत विवश हो रहे हैं, या हम भी अमानवीय या क्रूर हो रहे हैं। माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इस तरह की वारदातों को धर्म के चश्मे से ना देखें मेहरबानी करके, और आप चुप ना रहें। अपनी बातों को मैं रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता की 2 लाइन के साथ खत्म करना चाहता हूं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।